तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया ही होते होगे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म के ऊपर। और तुम लोगों को पता है कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है rather than the हार्ड वर्क। तो आओ यारो करते इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम ओलियो दोनची के पर्प होते। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल ये है कि फेडरलिज्म क्या है। तो देखो फेडरलिज्म कुछ नहीं है, फेडरलिज्म है बवासीर। देखो मजाक छोड़ते हैं। फेडरलिज्म का मतलब है जब तुम गवर्नमेंट का पावर को बांट देते हो, शेयर करते हो ना, तो उसे कहते हैं फेडरलिज्म। अब नॉर्मली ये सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे होता है, बट अगर कंट्री हो बहुत बड़ा, लोग बहुत ज्यादा, तो वहां तुम थर्ड लेवल बनाते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि लोकल प्रॉब्लम के लिए चाहिए लोकल सोल्यूशन, और वो है लोकल लेवल पे तुम्हें गवर्नमेंट बनाओगे, पंचायत या म्युनिसिपैलिटी जो भी, और वो लोकल लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और इसी को कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ऊपर से नीचे पावर शेयर हो रहा है। बाकी लोकल प्रॉब्लम से याद आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यार ये है कि हम सिंगल क्यों है यार। कोई इसका इलाज ढूंढो। मतलब क्या बीमारी है ये देश पे चल रहा है। छपरियों के पास लौंडिया है बट हमारे पास नहीं है। खैर बढ़ते अगले सवाल की ओर। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म पर हमने क्या है? पावर शेयरिंग। अब इसका क्या क्या फीचर्स है? कैसे तुम कह सकते हो कि कोई गवर्नमेंट फेडरलिज्म का आइडिया को फॉलो कर रहा है, यानी कि पावर शेयर कर रहा है? बहुत आसान है। पहले देखो कि उस कंट्री के अंदर पे या उस जगह के अंदर पे क्या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अगर है तो ठीक है, वो फेडरलिज्म वाला आइडिया फॉलो कर रहा है। दूसरा चीज, फेडरलिज्म के अंदर पे जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, उनको अपना पावर बांटा हुआ अच्छी तरीके से, जिसे तुम बुकिश लैंग्वेज में कहते हो जुरिस्डिक्शन, यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल। कौन क्या कंट्रोल कर रहा है सब कुछ स्पेसिफाइड है। और इसी से आता है तीसरा पॉइंट, जो जुरिस्डिक्शन यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल हर एक लेवल को दिया गया है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे स्पेसिफाइड है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताएगा कि कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या काम करेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बता रहा है कि इसके पास क्या पावर है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे कोई बदलाव करना है तो कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो नहीं कर पाएगा। चेंजेस के लिए दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर स्टेट और सेंटर है, तो उनका यहाँ पे कंसेंट यानी कि मतलब सहमति होना पड़ेगा। और अगर मान लो कि इन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच लड़ाई हो गया ना, मतलब पंगा हो गया ना, तो इसे सॉल्व करेगा जुडिशरी यानी कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। फेडरलिज्म के अंदर में सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि पावर के साथ साथ ना इन्होंने पैसे को भी बांटा है अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे। वो स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे कि किसको कितना मिलना है, नहीं मिलना है। और आखिरी पॉइंट, अगर कोई कंट्री या फिर कोई फेडरल सिस्टम है, उसका 2 ही ऑब्जेक्टिव होता है। पहला चीज सेफगार्ड और प्रमोट करेगा कंट्री के यूनिटी को, और दूसरा कंट्री के अंदर में जो अलग अलग रीजनल डाइवर्सिटी है उससे साथ लेके चलेगा, यानी कि एकोमोडेट करेगा। अब देखो यहाँ पे फेडरलिज्म के बारे में मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करा और तुमने भी सुना। अब एंट्री होता है विलन का। क्या है? फेडरलिज्म है तो उसे टक्कर देने आता है यूनिटरी गवर्नमेंट। तो अब हम बात करेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस। पहले मैं बता दूं 2 शब्दों में। यूनिटरी मतलब पावर शेयर नहीं करेगा, और फेडरल गवर्नमेंट मतलब जो पावर शेयर करेगा। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रहा है, हम तो फेडरलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, और भाई तू क्या पढ़ा रहा है ये फेडरल गवर्नमेंट? तो देखो, जो कंट्री फेडरलिज्म का आइडिया को फॉलो करता है वही हुआ ना फेडरल गवर्नमेंट। तो बात एक ही है, अगर कोई पावर शेयर कर रहा है तो वो फेडरल गवर्नमेंट, और पावर शेयर नहीं कर रहा है तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट। अच्छा, पावर शेयर नहीं करने से मुझे याद आया मेरे हरामी दोस्त के बारे में जो कभी टिफिन शेयर नहीं करता था। मुझे लगता है तुम्हारा भी कोई एक ऐसा दोस्त तो होगा जो पूरे स्कूल टाइम में तुम्हारे साथ रहा, अच्छी तरीके से बातें भी करा, बट यार टिफिन के टाइम में उसे मतलब अलग चुल मचता है। नहीं, वो किसी शेयर नहीं करेगा, पता नहीं क्यों। शायद उसने अपने माँ की बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया कि देखो बेटा बहुत महंगा है, किसी से बांटना मत, अकेले खाना। और हमने तो अपने माँ के इस बात को मजाक में लिया, और तुम्हें पता है। खैर टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जबकि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पे 2 या उससे ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। दूसरा पॉइंट, यूनिटरी में पावर जो होता है सेंटर के पास ही रहता है पूरा, जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे पावर जो है अलग अलग लेवल पे शेयर होता है, और सबके पास अपना अपना पावर होता है। इसी का अगर तुम एग्जांपल का बात करो तो यूनिटरी का एग्जांपल है बहुत ही अच्छा इंग्लैंड एंड फ्रांस, और फेडरल का एग्जांपल बहुत ही अच्छा है इंडिया और यूएसए। अब यार मैंने तुम्हें फेडरलिज्म से रूबरू करवा दिया, और फेडरलिज्म का जो सौतन है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उससे भी मिलवा दिया। अब मैं मिलवाता हूँ फेडरलिज्म के भाइयों से। 2 भाई है, यानी मैं बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ फेडरलिज्म का। एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, कम आते अलग अलग छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट और बनाता है एक बहुत ही बड़ा यूनिट। अब क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेट इकट्ठा आके कंट्री या एक
यूनिट बनाता है तो यहाँ पे हर एक स्टेट के पास बराबर पावर रहता है। एग्जाम्पल का बात करूँ तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब तुम्हें पता है ये चीज, चाहे कंट्री कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो कंट्री को मेनली चलाता है, बट ये जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में सेंटर के पास और स्टेट्स के पास बराबर पावर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर स्टेट ना होता तो सेंटर भी नहीं होता, उन्होंने ही तो मिलके ये बड़ा सा कंट्री बनाया, तो स्टेट और सेंटर के पास बराबर पावर होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि बनाई है, जो इस आइडिया पे अलग अलग स्टेट्स मिलके आए और बना दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं दूसरे भाई का, जो कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, पकड़ के रखा भाई। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा सा कंट्री होता है जहाँ पे सेंटर ने स्टेट के बीच पावर को बांट दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो पावर होता है वो इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि यहाँ पे सेंटर के पास थोड़ा ज्यादा पावर रहता है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के भी और दो एग्जाम्पल जो लेना, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब यार होल्डिंग टुगेदर से याद आया मेरे स्कूल के दिन। हम 4 दोस्त हुआ करते थे चड्डी वड्डी वाले, और हम सब में से सबसे कूल था किशन, जिसने पहली बार क्लास 6 पे बंदी बना लिया था। बट देखो हमारा किशन था थोड़ा भोला, वो अपने बंदी को गिफ्ट्स देता रहा। उसे लगा कि उसकी बंदी उसके हाथ जिंदगी भर थामे रहेगी, होल्ड करे रहेगी, बट उसके बंदी को तो कुछ और ही चाहिए था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो अब वो ऑटो वाले के साथ भागी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और देखो उस समय हम इतने मेच्योर नहीं थे कि मॉरल सपोर्ट क्या होता है हमें पता हो। तो जब ऐसा सुना हमने तो हम गए उसके पास और भाई भागी त्रिबंदी ऑटो वाले के साथ। बुरा हुआ यार, तो यार उसका हाथ थामना चाहता था बट उसने तो कुछ और थाम लिया लग रहा है। कोई नहीं, बी ऑनेस्ट, अभी सोचता हूँ तो बहुत बुरा लगता है उसके लिए, बट अभी मुझे समझ में आ गया क्या होता है मॉरल सपोर्ट। तो खैर मुद्दे पे वापस आते हैं। अगला टॉपिक, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। मैंने तुम्हें फेडरलिज्म से रूबरू करवाया, उसके दुश्मन से मिलवाया, उसके भाइयों से मिलवाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो कैसे है ये बताओ। तो देखो मैं पहले ही बता दूं तुम्हें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। जब हमारा कंट्री बन रहा था ना, तब अलग अलग प्रिंसली स्टेट जो राजा के द्वारा कंट्रोल पे था वो हमारे साथ मर्ज हो रहा था, एंड जिस वजह से हमारा नाम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पड़ा वो है यूनियन ऑफ स्टेट। अलग अलग जो है राजाओं ने मिलके साथ दिया और फिर एक कंट्री बना। बट इसका कहीं भी ऐसा मतलब नहीं कि हमने फेडरलिज्म का आइडिया को नहीं अपनाया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, बट हमारा देश चलता है फेडरलिज्म के आइडिया से ही। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए 5 ऐसा पॉइंट जो तुम्हें याद रखना चाहिए और सीबीसी वाले चच्चा के मुंह पे फेंक देना चाहिए अगर एग्जाम में पूछे तो। पहला पॉइंट देखो, इंडिया के अंदर पे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि मोदी जी चला रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग अपना अपना होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी, जिससे मैं अब डर रहा हूँ बहुत। हाँ, उसके बाद आता है तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो कि लोकल लेवल पे, जो कि मेनली है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। अब इसके बाद मैंने बताया था कि हर एक लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट है ना, उसका पावर क्या होगा नहीं होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड है, और इस चीज को कहते हैं जुरिस्डिक्शन। फिर तीसरा चीज ये है कि हमारा इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का पार्ट है। यहाँ पे सेंटर के पास ज्यादा पावर है स्टेट के मुकाबले। तो फिर 4th पॉइंट, अगर तुम्हें मान लो कोई चीज दिक्कत है कॉन्स्टिट्यूशन से और तुमने उसे बदलने का सोचा है, तो ये एक ही तरीके से हो सकता है। पहला चीज, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पे 2/3 का मेजोरिटी चाहिए वोट, ठीक है। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इंडिया में जितने भी स्टेट है ना, उसका आधा स्टेट जो भी तुम चेंजेस लाना चाहते हो उसके लिए एग्री होना पड़ेगा, तब जाके तुम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे बदलाव कर सकते हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कहानी का लुब्बे लुब्बा सी है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बदलना और अपने लिए एक ढंग की बंदी पटाना, दोनों ही नामुमकिन है यार। आखिरी चीज, अगर मान लो स्टेट और सेंटर के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है, लाइक अभी देखो तुम देख रहे हो, हो सकता है वेस्ट बंगाल के अंदर पे कोई डिस्प्यूट हो जाए। अब ऐसे में डिसीजन लेना और चीजों को सॉल्व करने का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। माने जो भी वो कहेंगे वो चुपचाप सुनना पड़ेगा, सेंटर को भी और स्टेट को भी। अब देखो भाइयों, मैंने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले कि हमारे इंडिया के अंदर में जो है अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर कितना देना है नहीं देना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे लिखा हुआ है। यानी कि जो जुरिस्डिक्शन है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे है। अब कहाँ है, कैसे है, नहीं है, उसका सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ लिस्ट है जो कि हमें देखना है। पहला है यूनियन लिस्ट। अब यहाँ पे जो भी चीजें आते हैं ना, वो नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो। तो ऐसे चीजों पे कानून बनाना, क्या जो भी काम करना वो सेंटर करेगा। स्पेशली मैं एग्जांपल का बात करूँ तो डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारी चीजें। अब उसके बाद आता है एक दूसरा लिस्ट जिसे कहते हैं स्टेट लिस्ट। अब नाम से समझ आ रहा है ये स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ जो कानून बनेगा वो भी स्टेट बनाएगा। और एग्जाम्पल पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया।
अब इसके बाद इन दोनों का एक मिक्सचर होता है जिसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे क्या होता है, ऐसी चीजें आता है जो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ कानून भी दोनों मिलके ही बनाते हैं। लाइक एजुकेशन देखो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, ये सारी चीजें है। अब इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी बच गया ना, उसे एक फोर्थ लिस्ट में डाला गया है, रेसिड्यूरी लिस्ट। मतलब आसान भाषा में बोलूँ ना तो इसके अंदर भी वो चीज है जो इन तीनों में नहीं है यार। तो वो खूबी जो मुझ में है तुम तीनों में नहीं है। हाँ बाबा, मैं अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर यहाँ पे सेंटर ही कानून बनाएगा। और एग्जाम्पल लाइक देखो, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें तुमने देखा किस तरीके से हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अपना अपना पावर बांटा हुआ है लिस्ट के हिसाब से। सेंटर के लिए यूनियन लिस्ट है, स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट है, और दोनों को मिलकर काम करने के लिए भी एक लिस्ट है, और सेंटर के लिए एक अलग से लिस्ट है जो कि अनोखा है, थोड़ा अलग है। अब इसके बाद देखो एक चीज है, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इंडिया ना होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का पार्ट है। सेंटर के पास ज्यादा पावर है और स्टेट की बीच भी पावर जो है बराबर नहीं बटा हुआ है, किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है। अब देखो इसके कुछ कारण है, ऐसे किसी को मैंने ज्यादा पावर किसी को कम नहीं दे दिया। लाइक मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के अंदर में कुछ स्टेट है जिन्हें स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। अब ऐसा क्यों किया, इनके साथ क्या क्या जरूरत है स्पेशल स्टेटस देने का। देखो आर्टिकल 371 ये एक स्पेशल स्टेटस दे रहा है इन सारे स्टेट्स को कि बाहर का कोई आदमी आके यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता। अब ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि यहाँ के जो इंडिजिनियस लोग हैं उनका राइट्स को प्रोटेक्ट करा जा सके, उनका जो कल्चर है, रहने सहने का जो तरीका है उसे प्रोटेक्ट करा जा सके। मोस्टली तुम जानते हो, अगर तुम आए हो नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कल्चर रेस्ट ऑफ द इंडिया से, तो यूनिकनेस को बरकरार रखने के लिए ऐसा करा गया है। अब इसके बाद देखो और एक चीज है, यूनियन टेरिटरी। नाम तो सुना होगा तुमने, बता दो यार, सुना है तो कितना इंडिया के अंदर भी यूनियन टेरिटरीज है। जो बता रहे हो देखो वो तो ठीक है, जो नहीं बता रहे ना भाई देख लो, बाबा बंगाली का श्राप लग गया तुमको, सिंगल मरोगे। जो पूछता है उसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट्स, चलो यार तुम बताओ। खैर देखो क्या है ये तो मैं बता ही सकता हूँ। जो यूनियन टेरिटरीज होता है ना, वो ऐसा एरिया होता है जो बहुत छोटा होता है, वो स्टेट नहीं बन सकता, बट ये ऐसा भी नहीं किसी स्टेट के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इसका अपना एक यूनिकनेस है। तो यहाँ पे ऐसा सीन चलता है कि चलो यार तुम ना ही स्टेट ना ही कुछ भी, तुम कुछ बीच का रह लो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होगा वो संभालेगा। एक गवर्नर को अपॉइंट करा जाता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे पूरा जो यूनियन टेरिटरीज को चलाता है। अच्छा यार, चलाने से याद आया, मैंने जोश में यार एक बुलेट खरीद लिया। अब भाई जब चलाता हो तब तो रोला निकलता है भाई साहब आसपास से, हर कोई बस पीछे मुड़ के मेरे बुलेट को देख रहा होता है। बट यार दिक्कत तब आता है जब मैं इसे पार्क करता हूँ। यार इतना भारी है कितना भारी है यार। और दुख की बात तो ये कि मैं बता भी नहीं सकता किसी को। अगर बताऊंगा कि भाई बुलेट संभल नहीं रहा मुझसे तो हंसेंगे यार लोग मुझ पे। अब ऐसा चीज खरीदा है कि जो तुम संभाल नहीं सकता, बट मैं बता रहा हूँ जब मैं ऐसे चलाता हूँ ना तो वो अलग फीलिंग देता है। बट हाँ, जब मैं इसे रोकता हूँ तो वो भी अलग फीलिंग देता है मुझे। खैर तुम भी मेरी तरह एक नन्ही सी जानो तो बुलेट खरीदने से पहले एक बार सोच लेना। मैं तो अब आदत पड़ गया, अब मैं चला लेता हूँ ऐसे ही तरपते। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने। खैर यार टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या चैलेंजेस आए इंडिया के अंदर पे फेडरलिज्म को लेके जब हमने फेडरलिज्म का आइडिया इंडिया में अप्लाई किया। तो कुल मिला के देखो 4 पॉइंट है जिसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। अभी मैं ऐसे पॉइंट्स को बता रहा हूँ। पहला चीज है क्रिएशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट। जब फेडरलिज्म का आइडिया हमने लाया तो इससे स्टेट बना लैंग्वेज के आधार पे। दूसरा चीज जो हमारा लैंग्वेज पॉलिसी है इसे बनाने में बहुत दिक्कतें आए। तीसरा चीज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन एंड आखिरी डिसेंट्रलाइजेशन। अब इन चारों ही पॉइंट को डिटेल में पढ़ना है। इतना छोटा नहीं है बट है भाई, चैलेंजेस था बट हमने इसे कैसे पार किया वो देखना है हमें। नंबर 1 बात करते हैं क्रिएशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट। अगर डेफिनेशन का बात करो तो लैंग्विस्टिक स्टेट का मतलब है तुम एक जगह बना रहे हो, एक स्टेट बना रहे हो जो कि टोटली उस जगह के लैंग्वेज के बेसिस पे होगा कि वहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं तुम उसके हिसाब से उस स्टेट को बना रहे हो। तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है यानी कि 1947 से लेके आज तक कई सारे ऐसा नए नए स्टेट बना जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे था। एग्जाम्पल का बात करो आंध्र प्रदेश, पहला स्टेट जो कि लैंग्वेज के आधार पे बना था, और फिर ऐसे बढ़ता रहा ये महाराष्ट्र, हरियाणा। अब अगर सवाल आ रहा है तुम्हारे दिमाग में कि ऐसा क्या जरूरत था लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने का, सिंपल सा जवाब है कि देखो लोग चाहते थे कि एक ऐसा स्टेट हो जहाँ पे जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपस में एक साथ रहे। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बना लैंग्विस्टिक स्टेट। अब इसके अलावा इंडिया के अंदर भी ना लैंग्वेज के अलावा कल्चर के बेस पे भी, एथनिसिटी के बेस पे भी, ज्योग्राफी के बेस पे भी कुछ स्टेट बने हैं जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। तो जब ऐसे स्टेट बन रहे थे ना लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर के आधार पे, तो इंडिया के जो नेशनल लीडर्स थे वो डर रहे थे कि भाई साहब अगर ऐसा ही होता रहा तो देश एक दिन टूट जाएगा। बट हुआ इसका एकदम उल्टा। लोग खुश हुए इन चीजों से और लोग और ज्यादा यूनाइटेड फील करने लगे और ये आसानी हुआ कंट्री को चलाने के लिए। अब तुम समझो ना, एक बंगाली को तुम भोजपुरी में समझा रहे हो देश कैसे चलाना है, दिक्कत है ना भाई। तो ऐसा ही है। अब अगर तुम्हें ये समझने में डिफिकल्ट हो रहा है तो मैंने इस 5 पॉइंट पे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करा है, तुम इन पॉइंट को भी देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बढ़ते अगले टॉपिक की और जो कि था लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया का कैसे बना। ये दूसरा चैलेंज था हमारे लिए।
एक सिंपल सा बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया। काफी लोगों को ये लगता है कि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है। यहाँ तक कि मेरा एक स्कूल के प्रिंसिपल के साथ ये लेके मतलब अच्छा खासा आर्गुमेंट हो गया था। वो बंदा मानने को तैयार नहीं था कि अरे क्या बात करो, हिंदी सब बोलते हैं, वो तो हमारा नेशनल लैंग्वेज है। और मैं उसे समझा रहा था कि देखो यार नहीं है, तुम यार प्रिंसिपल हो एक स्कूल के और तुम्हें नहीं पता कि क्लास 10th पे ये चीज़ दिया हुआ है। अब इस बात से वो बुरा मुझसे भड़क गया। क्या करूं, मुंह पे बात बोलने का आदत है मेरा। खैर, हिंदी और इंग्लिश को हमने एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह देखा। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कह रहा था कि इंग्लिश को ना हमें ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करेंगे 1965 तक, इसके बाद इसे बंद कर देंगे। बट जो नॉन स्पीकिंग स्टेट्स था इंडिया के अंदर पे, उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, इंग्लिश को कंटिन्यू रखो। अब ये जो डिमांड है ये तमिलनाडु के अंदर पे ज्यादा ही कुछ था, वायलेंस तक हो गया था। अब ना चाहते हुए फिर इसे कंटिन्यू कर दिया गया और आज तक इंग्लिश है और तुम पढ़ रहे हो इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश चल रहा है। और चले भी क्यों ना, इंडिया के अंदर पे ओनली 40% लोग ऐसा है जो कह सकते हैं कि मेरा मदर टंग हिंदी है। बाकी इसके अलावा अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस है। अब जैसे बंगालियों का बांग्ला है, उसी तरीके से असम का अपना एक लैंग्वेज है, असमीज, हर एक जगह का अपना अपना एक यूनिकनेस है। अब यही यूनिकनेस को कहते हैं रीजनल लैंग्वेजेस। तो अगर इन टोटल कहूँ ना तो इंडिया के अंदर पे हिंदी प्लस 21 रीजनल लैंग्वेजेस है, कुल मिला के 22 रीजनल लैंग्वेजेस है हमारा। और इसे हम एक साथ कहते हैं शेड्यूल लैंग्वेजेस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे अच्छी तरीके से लिखा गया है कि इंडिया का 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस है। फिर स्टेट को दे दिया गया कि देखो आपका जो भी लैंग्वेजेस होगा, आप जिस लैंग्वेज पे अपने स्टेट को चलाना चाहते हो तुम चला सकते हो। बट कहानी का लुब्बे लुब्बा सब भी यही है, जरूरी है यार कंट्री का नेशनल लैंग्वेज हो। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी प्रमोट कर रहा है हिंदी को जोरों शोरों से कि बन जाइए एक नेशनल लैंग्वेज। बट देखो, प्रमोट करना और थोपना दोनों अलग अलग चीज है। थोपने का सीन नहीं है, यहाँ पे प्रमोट करा जा रहा है। अगर कभी इन फ्यूचर थोपा जाए तो वो फिर सीन क्रिएट करेगा। बट क्योंकि हम एक फेडरल कंट्री है तो हम थोपते नहीं है, हम बस प्रमोट कर सकते हैं। जब एक ऐसा समय आएगा जब सब समझेंगे इस लैंग्वेज को, तो हो सकता है कि हाँ हम एग्री करें, चलो अपना एक होना चाहिए नेशनल लैंग्वेज। खैर, अब बढ़ते अगले टॉपिक की ओर, जो कि है सेंटर और स्टेट के बीच कैसा रिलेशन है। तो देखो, इंडिया में आजादी के बाद काफी समय तक सेंटर पे और स्टेट पे एक ही पार्टी रूल करता था और वो पार्टी था कांग्रेस पार्टी। अब जब ऐसा होता है ना कि पूरा देश को कोई एक ही पार्टी चला रहा है और मोस्ट ऑफ द स्टेट में वही पार्टी है, तो अगर गलती से कोई स्टेट पे अलग पार्टी आ जाता था, रूल कर लेता था, तो उस पार्टी को तो भाई सब ऐसे अंडरएस्टिमेट करा जाता था, मतलब क्या ही बताऊं मैं। बट ये चीजें 1990s के बाद बदल जाता है, जब इंडिया के अंदर पे कोई भी एक सिंगल पार्टी नहीं होता है जो मेजोरिटी बना सकता है सेंटर के अंदर पे। इसके बाद एक एरा शुरू होता है जिसे कहते हैं एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। सिंपल सा मतलब ये था यहाँ पे कि कोई एक पार्टी नहीं है जो देश को चलाएगा, तो कई सारे रीजनल पार्टीज मिलके आते थे और डिसाइड करते थे चलो मिलके चलाते हैं देश को, क्योंकि कोई अब एक लीडर तो है नहीं हमारा, तो मिलके काम करना होगा। और इससे शुरू होता है क्या, देखो अब हर एक स्टेट को चाहिए था इज्जत और उन्हें मिलता भी है। ये जो एरा ऑफ कोलिजन है, इसने एक नया कल्चर का शुरुआत किया जहां में अब स्टेट और सेंटर के बीच जो पावर है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। एक ऑटोनॉमी दे रहा था स्टेट को सेंटर कि चलो यार तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। क्योंकि देखो सेंटर पे जो गवर्नमेंट बना था वो रीजनल पार्टीज का हेल्प से ही बना था, तो अब स्टेट पे तो रीजनल पार्टीज जो है उसे अगर धमकी दोगे तो तुम्हें सेंटर पे दिक्कत होगा, तो सेंटर पे अगर दिक्कत नहीं चाहिए तो स्टेट को इज्जत दो। तो ऐसे ही शुरू होता है सेंटर स्टेट के अच्छे रिलेशन का। अब बढ़ते इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। देखो जब भी बात आएगा डिसेंट्रलाइजेशन का, तो ये समझ आना सेंटर और स्टेट के पास जो पावर है ना, उसे लेके एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, जो कि है लोकल लेवल पे। क्योंकि कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ पॉपुलेशन और जमीन भी बहुत ज्यादा है, एरिया भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों ही आम लोगों का जो है प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता। लोकल एरियाज को अच्छी तरीके से समझ सकता है लोकल गवर्नमेंट। सिंपली बताओ तो लोकल प्रॉब्लम का लोकल सोल्यूशन होना चाहिए, जो कि एक लोकल गवर्नमेंट ही दे पाएगा। तो इसके लिए बनाया गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया का आइडिया अच्छा था, बट किसी ने इसे लागू ही नहीं किया। लंबे समय तक ऐसे ही दबे बस्ते पे पड़ा रहा यह आइडिया। बट 1992 में कुछ बड़े स्टेप लिया गया जिससे ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया इंडिया में सही ढंग से कह सकते हो तुम लागू हुआ। वो क्या स्टेप था? पहला चीज, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि भाई साहब रेगुलर इलेक्शन करवाओ लोकल एरियाज पे, जो कि पहले नहीं करवाया जाता था। मुझे कह दिया होगा कराया तो कराया, नहीं कराया तो नहीं कराया, बट अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया, भाई कराना ही पड़ेगा। सेकंड चीज, जो बैकवर्ड क्लासेस है लाइक SC, OBC, ST, इनके लिए रिजर्व सीट रख दिया गया लोकल गवर्नमेंट पे। इसके अलावा जो वुमेन्स है, वुमेन्स के लिए भी 1/3 सीट्स को रिजर्व करा गया। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे नेशनल लेवल पे अगर कोई इलेक्शन करवाना होता है तो वो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब लोकल लेवल पे करवाने के लिए बनाया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसका काम होगा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन करवाना। और आखिरी चीज, स्टेट को भी ये सीधा सीधा कह दिया गया कि देखो तुम्हारा पावर और तुम्हारा रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट के साथ तुम्हें शेयर करना होगा। तो
इसी के साथ डिसेंट्रलाइजेशन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगा जब ये चेंजेस को लाया गया। अब मैंने तुम्हें समझा दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। मेनली फोकस दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट पे। अब लोकल गवर्नमेंट ना दो तरीके का होता है, एक होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरा होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट को दूसरे नाम से बुलाया जाता है जिसे कहते हैं पंचायती राज, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। मेनली रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है विलेजेस के लिए, जबकि अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है टाउन्स के लिए। इसका जो हेड होता है वो होता है सरपंच और उसका हेड होता है मेयर। ये तो मैंने तुम्हें टाइप बताया। स्ट्रक्चर का बात करते हैं, कैसे ये जो सिस्टम है ये चलता है, इसके स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो 3 लेवल्स पे ये बटा हुआ है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब विलेज लेवल पे क्या होता है, ग्राम पंचायत बनता है, जहाँ एक गांव होता है बड़ा सा या फिर 2-3 गांव छोटे छोटे मिलके एक ग्राम पंचायत बनता है और उसका हेड होता है सरपंच, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट होता है, वो उस गांव को चलाता है। जो भी नियम कानून जो भी होगा उस गांव को उसे बनाएगा। अब इसके एक लेवल ऊपर चले जाओ, ब्लॉक लेवल पे बनता है पंचायत समिति। ये क्या होता है, कुछ गांव मिलते हैं यानी कि कुछ ग्राम पंचायत मिलते हैं और बनाता है पंचायत समिति। फिर इसके और एक स्टेप ऊपर चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है जिला परिषद। देखो कुछ गांव मिलके बना पंचायत समिति। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे जितने भी गांव है, यानी कि मैं सिंपली बताऊं, सारे के सारे पंचायत समिति एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे जो है वो मिलके बनाता है जिला परिषद। तो ये इसका स्ट्रक्चर। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बड़े बड़े सिटीज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, इनके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और नॉर्मल टाउन्स जो होगा उसके लिए म्युनिसिपैलिटीज होगा। एंड ऐसा जगह जो ना अभी तक गांव है ना शहर है, दोनों के बीच में है, उसके लिए बनाया गया एक टर्म जिसे कहते हैं नगर पंचायत। तो यही था इसका स्ट्रक्चर और यही पे खत्म होता हमारा ये चैप्टर। उम्मीद है तुम लोग को पसंद आया होगा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। और अगर पसंद आया ना तो भाई यार इतने मेहनत और इतने गर्मी में बना रहा हूँ वीडियो, तो यार सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। मैं बस तुम लोगों से जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा।